डिसीजन स्टूडियो में आपका खैर मकदम है, स्वागत है। मैं हूं आपका खादिम, आपका होस्ट, चीफ एडिटर नौशाद आलम। डिसीजन स्टूडियो से आप सभी से मुखातिब हूं। स्टूडियो में परवेज साहब, आपका बहुत स्वागत है। शुक्रिया। परवेज साहब को आप अक्सर बेशतर प्रोग्राम में देखते रहते हैं। आप एक अच्छे लेखक हैं, एक क्रिटिक और बड़े शानदार विश्लेषक हैं। आप राजनीतिक और सामाजिक मामलों के जानकार हैं। अक्सर बेशतर ऐसा है, हमारे साथ डिबेट में आप मौजूद होते हैं। परवेज साहब, आज हम बात करेंगे जी आज हम बात करेंगे बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी जो भोपाल की है। भोपाल की बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी जो है, उस पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। जी जी ये मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश से ही पहले एक मामला जुड़ा हुआ था, कमाल वाला मस्जिद, जो बड़ी चर्चा में रहा था। धार वाला। धार वाला जी इंदौर हाई कोर्ट ने ऐसा है फैसला सुनाया था और 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ताक पर रखते हुए ये फैसला सुनाया गया। जिस तरह के हालात हैं इस देश के, इस मुल्क के, वो इस देश की जनता से, इस देश की के अवाम से ढकी छुपी नहीं है। क्या कुछ चल रहा है, ये विपक्षी पार्टियों के लिए भी चिंता का विषय है और इस देश की जनता के लिए भी चिंता का विषय है। परवेज साहब, जी बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, परवेज साहब, जो एक बहुत ही प्रोमिनेंट और मशहूर यूनिवर्सिटी है, जो भोपाल के मध्य प्रदेश में कायम है, जिसकी बुनियाद 1970 में रखी गई थी। 1970 में, यानी 1970 में स्टैब्लिश की गई थी, जी जिसका कैंपस लगभग 400 एकड़ में फैला हुआ है, होशंगाबाद हाईवे से लगा हुआ है और रानी कमलापति स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इस यूनिवर्सिटी का कमाल यह है कि द यूनिवर्सिटी रेगुलेट हायर एजुकेशन अक्रॉस 8 डिस्ट्रिक्ट्स इन मध्य प्रदेश, जिसमें भोपाल भी शामिल है, सीहोर भी शामिल है, विदिशा भी शामिल है और रायसेन भी शामिल है, नर्मदापुरम भी शामिल है, हारदा भी शामिल है और बैतूल भी शामिल है जी और राजगढ़ भी शामिल है। जी एक तरफ परवेज साहब यूनिवर्सिटी की ये खिदमात में है, जो तालीम के मैदान में इस तरह का रोल प्ले कर रही हैं और देश को आगे लेके जाने का बड़ा अहम एक स्रोत है, एक पार्ट है। और दूसरी तरफ मुसलमानों के इदारों में आतंकवाद और टेररिज्म को ढूंढकर उस पर ताला लगाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि ये, मैंने जिक्र किया कमाल वाला मस्जिद का और बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी का, ये नाम जो है कहीं ना कहीं प्रोफेसर साहब मुसलमानों से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं सरकारें जब इस तरह के नाम होते हैं तो वो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा है, वो तमाम कमियां और खामियां और तमाम बुराइयां ढूंढ लेती हैं जी और उसको, उसका एक नैरेटिव सेट करके जो एजेंडा है उनका, उसके तहत फिर लोगों के सामने और देश के सामने पेश करती हैं। और उसमें बड़ा एक अहम रोल और किरदार प्रिंट मीडिया के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बड़ा अहम रोल है, वो प्ले करती है। और एक तरह से इस देश में मुसलमानों को, मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस को, मुस्लिम इदारों को, मुस्लिम संस्थाओं को एक ऐसा नाम और एक ऐसी शक्ल के तौर पर पेश किया जाता है कि इस देश की जनता, इस देश के युवा, हिंदू समाज के लोगों को भ्रमित किया जाता है और मुसलमानों के खिलाफ एक गलतफहमी पैदा की जाती है। ये एक सवाल निशान है और ये चिंता का विषय है तमाम लोगों के लिए। फिर साहब, दूसरी तरफ आप मुसलमानों के इदारों में आतंकवाद और टेररिज्म को ढूंढकर उस पर ताला लगाने का काम करते हैं। कहीं आप यूनिवर्सिटी का रिकॉग्निशन ही खत्म कर देते हैं। बुनियाद ये होती है कि मुस्लिम बच्चियां एमबीबीएस या हायर एजुकेशन में ना ले पाए। हरियाणा और जम्मू की यूनिवर्सिटी काबिल जिक्र है, जहां तालीमी जिहाद को ढूंढ लिया गया और उस पर ताला लगा दिया गया। परवेज साहब, मैं एक जिक्र और करता चलूं मैं जी जी कि जिस तरह का प्रोपेगेंडा और साजिश मुसलमानों को बदनाम करने के लिए हुकूमत और मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से की जाती रही हैं, जिस तरह का जिहाद, जिस तरह का प्रोपेगेंडा, जैसे कोरोना
कारपोरेट जिहाद हो, लव जिहाद हो, ठीक है, कोरोना जिहाद हो, एजुकेशन जिहाद हो, यूपीएससी जिहाद हो, वक्फ बोर्ड का लैंड जिहाद हो, इकोनॉमिक जिहाद हो, कभी ये तमाम जिहाद कहीं ना कहीं मुसलमानों की तरफ से ढूंढ लिए जाते हैं, जबकि मुसलमानों की जो सरकारी नौकरियों में तादाद है, जो एजुकेशन की हालत है, वो 2.5% है। और एजुकेशन तो मेरे ख्याल से 2% है मुसलमानों के अंदर। इस देश की जो बड़ी मेजोरिटी है उसके अंदर जो एजुकेशन का रेशियो है वो 2% के आसपास है। पर साहब जो इस तरह की चीज़ें हैं, ये तो रही बात मुसलमानों की। परवेज साहब, अभी आपको ये मालूम होगा कि जिस तरह से एमबीबीएस मतलब नीट यूजी का जो पेपर लीक हुआ है और बड़े पैमाने पे जो धांधली हुई है, बड़े पैमाने पर बच्चों ने ऐसा है सुसाइड किया है, उसके बाद सीबीएसई बोर्ड का जो पेपर है, जो आंसर शीट है, वो पब्लिक कर दिया गया, वो आम कर दिया गया। सार्थक अधिकारी और जो बच्चे हैं उन्होंने इस चोरी को पकड़ा और देश के सामने, देश की आवाम के सामने, देश की युवाओं के सामने पेश किया। और साहब एक एजुकेशन सिस्टम जो है इस देश का, वो बिल्कुल हाशिए पे डाल दिया गया है। और आप कहते हैं देश को आगे लेके जाने की, सबके साथ के सबके विकास की बात करते हैं, सबके विश्वास की बात करते हैं, लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जो राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां हैं इस देश की, और जो इस देश की सरकार की नीतियां हैं, वो इस देश को लेकर आखिर जाना कहां चाहते हैं? क्या आप कंप्लीटली इस देश को हैंग करना चाहते हैं? अभी रिसेंटली ये खबर आई है कि ऐसा आरबीआई से आपने जो मतलब सोना था, रिजर्व जो सोना था, गोल्ड था, उसे भी आपने निकाल के बेच दिया। तो आप ऐसा देश को आने वाले दिनों में जिस तरह के हालात, जिस तरह की क्राइसिस देश में पैदा होने वाली है, उत्पन्न होने वाली है, वो देश के लोगों के हाथ में कटोरा दे देगा। और परवेज साहब ऐसा है, मुझे ऐसा है, गोलकर का वो स्टेटमेंट मुझे याद आता है, जो आरएसएस चीफ थे, उनका ये बयान काबिल जिक्र है कि जमीन और जंगल दो तीन काबिल भरोसा, काबिल यकीन, विश्वसनीय, धनी और मालदार लोगों को सौंप दो, 95% जनता को भिखारी बना दे, उसके बाद 7 जन्मों तक सत्ता हाथ से नहीं जाएगी। ये जो आरएसएस चीफ थे गोलकर, उनका ये बयान था, स्टेटमेंट था। दूसरी तरफ गोलकर का ये बयान है कि मैं सारी जिंदगी अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए तैयार हूं। जो दलित, पिछड़ों और मुसलमानों को बराबरी या समानता का अधिकार देती हो, ऐसी आजादी हमें नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। इस तरह का बयान था, स्टेटमेंट था। तो क्या नहीं लगता है कि इस वक्त कंप्लीटली जिस तरह का एजेंडा सेट किया गया है, जिस तरह का नैरेटिव सेट करके जनता के सामने पेश किया गया, जो 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 उसी पैटर्न पे जो काम किया जा रहा है, आपको नहीं लगता कि देश कंप्लीटली ऐसा उसी रास्ते पे जा रहा है? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप तफसील से अपनी बात रखें। आपके 8 मिनट के इंट्रो में मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपका मुझसे सवाल क्या है? आपने शुरू किया भोपाल की बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से, जी एग्जैक्टली। उसके बाद फिर बहुत सारे और चीज़ें शामिल की। बहुत चीजें तो शामिल आप मुझे ये बता दें, मुझे किस बात पर जवाब देना है? परवेज साहब, मैंने जवाब ये देना है कि जिस तरह के मतलब इंस्टीट्यूशंस हैं, देखिए मैंने 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 ये बात की कि ऐसा बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का नाम तब्दील कर दिया गया, गौशाला यूनिवर्सिटी रख दिया गया, तो मेरा ख्याल या ऐसा है आप कमाल मौला मस्जिद का नाम बदल करके आपने ऐसा है। तो मेरा ख्याल है हम इसी पे बात करें, बरकतुल्लाह मस्जिद, एग्जैक्टली, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी पे हमें बात करनी है, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी पे और बाकी पे हम बात और जिस तरह का कंट्रीब्यूशन रहा है भोपाल में, मध्य प्रदेश में इस यूनिवर्सिटी का, क्योंकि मेरा देखा हुआ है, भोपाल मेरा जाना हुआ है। और मैं प्रेस साहब, मैं लेट मी डिफाइन, मैं ऐसा ये बता रहा हूँ कि आप मतलब 8 डिस्ट्रिक्ट में बाकायदा तौर पे वो आपने बताया। हाँ, मैंने बताया आपको। तो जो जो इंस्टीट्यूशन, जो इदारे, जो संस्थाएं इस तरह का काम कर रही हैं, उन पे आप शिकंजा कसने का काम कर रहे हैं। मैंने जम्मू का भी जिक्र किया कि वहां की बच्चियां एमबीबीएस में। शिकंजा नहीं है नौशाद साहब, ये शिकंजा नहीं कसा जा रहा है। क्या है ये आपकी पहचान को खत्म किया जा रहा है। मतलब एक वर्ग की आइडेंटिटी को आप मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। खत्म किया जा रहा है जी जी, खत्म किया जा रहा है। आपकी पहचान को शिकंजा नहीं कसा जा रहा। मेरा भोपाल जाना हुआ है, और भोपाल में मैंने बहुत घूमना हुआ। जिनके साथ या जिन्होंने बुलाया था वो भोपाल के बड़े लोग हैं जी, बहुत बड़े लोग हैं जी। सुबह भोपाली ने नहीं बुलाया था, मगर बहुत बड़े लोग हैं उन्होंने, जिन्होंने बुलाया था। जी और मेरे वहाँ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, जी। नवाब भोपाल वगैरह इन लोगों से, उनकी फैमिली के लोगों से ताल्लुकात हैं कुछ थे और भी जी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो कुछ हो रहा है वो चलेगा, चलता रहेगा।
जब रिजीम एक तरह की होती है, एक सोच या विचार की होती है, तो फिर अपने तरीके से वो चीज़ों को अपने रंग में, अपने रूप में रंगती है। अलीगढ़ के कव्वाल हुए अभी पेंटर साहब। अभी पेंटर साहब, जिनको बुलबुल हिंद का खिताब दिया था जी। लेट श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, उनके कव्वाली का मैं यहाँ आपको बता दूं। जी। जरा सोच क्यों जिंदगी तूने पाई, है कुदरत यहाँ क्यों तुझे लेके आई, ये दुनिया तो इस मंजिल का एक रास्ता है, जी। यहाँ इम्तिहान सबका लेता खुदा है, जी। बुराई की राहों पे सब चलने वाले, जहन्नुम में एक रोज है जलने वाले, कर्म जिसका दुनिया में अच्छा रहेगा, खुदा उसको जन्नत हमेशा की देगा। और थोड़ी और आगे बढ़ी है, मुझे याद है इत्तेफाक से पूरी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये सबको ख़त्म करने को है। जो आरएसएस का जो देश पे राज है या देश की संस्थाओं पे कंट्रोल है, तो ये आरएसएस सबको ख़त्म करके अपने रंग और रूप में, अपने रंग और रूप में जी। रंगने की कोशिश में है। तो वो मुसलमानों से जुड़ी पहचान वाले नाम हो या शनाख्त के चीज़ें हो, सबको ख़त्म करेगी और मुसलमानों को भी ख़त्म करेगी। उसके लिए हिटलर की तरह जेनोसाइड करने पड़े या नेतन्याहू के तरह कत्लेआम करने पड़े, या जैसा अभी बंगाल के इस वक्त के जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री बनने से पहले, ओथ लेने से पहले उन्होंने कहा था कि 17 करोड़ मुसलमानों के साथ वैसा ही किया जाना चाहिए जैसा इसराइल फिलिस्तीन के लोगों के साथ कर रहा है। भारत के 100 करोड़ हिंदू वैसा ही करें जैसा 17 करोड़ मुसलमानों के साथ जैसा इसराइल कर रहा है। तो ये होगा। वर्ल्ड के जो इन चीज़ों को वॉच करते हैं, जेनोसाइड वगैरह को, उनकी रिपोर्ट है कि भारत बिल्कुल लास्ट स्टेज में है। जी। जी। ज्वालामुखी धधक रहा है, भभक रहा है नीचे से, कभी भी ये ब्लास्ट हो सकता है, कभी भी। तो ये आरएसएस ने जो कंट्रोल पाया हुआ है, ये उसकी वजह से है सब कुछ। जला दो, इसे फूंक डालो ये दुनिया, मेरे सामने से हटा लो ये दुनिया, तुम्हारी है तुम ही संभालो ये दुनिया। तो मुसलमानों के लिए तो कुछ बचा नहीं। सीधी सीधी मैं बात करूंगा नौशाद साहब, जी। या वो एक फिल्म है, उसका गाना है, राजा गए ताज गए बदला जहां सारा, सारी चीजें बदल गई। राजा गए, ताज वाज गए, सब जमींदारी जागीरदारी, अब ये मुसलमान ऐठते रहे। साहब। बस मेरी बात सुन, ये मुसलमान ऐठते रहे, घमंड में, गुरूर में, किसी तकब्बर में सीना तान के चलते रहे, और ये समझते रहे कि हम तो बड़े, हमारे पुरखे ये थे ये थे वो थे। कुछ नहीं थे, आप कुछ भी नहीं हो। आपकी आज की तारीख में हैसियत क्या है? कुछ भी नहीं है। जो आपसे कहा जाएगा वो किया जाएगा, करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। बंगाल हो या उत्तर प्रदेश हो या मध्य महाराष्ट्र प्रदेश हो हो। या मध्य प्रदेश हो, किसी को भी कोई गुंजाइश नहीं है, सबको आपको ही करना पड़ेगा जो कहा जाएगा। आप थे कभी जमींदार थे, 700 साल, 400 साल, 600 साल, जो भी मुसलमानों की हुकूमत थी। बात इसकी नहीं परवेज साहब, कौन कहाँ जा रहा है। मैं बात को कहीं बात यह है कि ऐसा देश कहाँ जा रहा है, देश को इन चीजों से, हम देश इन की, स्टैंड से। अभी हम देश की नहीं, हम समाज की बात कर रहे हैं। देश वहीं जाता है जहाँ समाज लेके जाता है, हुकूमत लेके जाती है, विचार लेके जाता है। फिर ये प्रश्न उठता है, हाँ, देश वहीं जाता है तो ऐसा हम सवाल करेंगे साहब। जहाँ समाज लेके जाता है, जहाँ विचार लेके जाता है, वहाँ देश जाता है। देश कहाँ जाएगा? और देश कोई पाकिस्तान में जाकर जाएगा, बांग्लादेश में, चीन में? आप जिधर लेके जाओगे देश के जो नागरिक हैं, देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। मैंने, ऐसा है, गोलकर का अभी अभी ये स्टेटमेंट कोट किया आपके सामने, जितने तो ऐसा है, देश तो फिर उधर ही जा रहा है। जितने करें, वेंसरकर हो, प्रभाकर हो, अगरकर हो या ये सावरकर हो, जितने भी करें, ये कर जो है सब इसराइलियन जायनिस्ट विचार वाले हैं। और उसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, सब वो जायनिस्ट विचार वाले हैं। सबका ओरिजिन जो है इसराइल है, सबका। जी। दे आर बाई क्रीड, दे आर जायनिस्ट। इनका और इसराइल का एक ही मॉडल है, मदरलैंड, फादरलैंड,
बनने जा रहा है, जी उस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं हम लोग। जी वो प्रक्रिया शायद पूरी होने को है लगभग। तो ऐसे नाम बदलने का जो आपने जिक्र किया, जी भोपाल वाला, जी तो वो चलता रहेगा। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, ताकत में है, राज्यों में। जी प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में ये कह दूंगा आपको, ही इज ए जेंटलमैन इन पॉलिटिक्स। पहले ही मैंने कहा आपको। अच्छा हाँ, ही जेंटलमैन इन पॉलिटिक्स। पढ़े लिखे नहीं है, उनको ज़्यादा वो एंजॉय कर रहे हैं राजनीति को, वो अलग बात है। हाँ, लेकिन वो जो है मज़ा ले रहे हैं कुल मिला करके। जी 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 मज़ा ले रहे हैं, जो मैंने सत्ता का मजा ले रहे मज़ा ले रहे हैं, सत्ता का, चलिए ताकत का, हर तरह का। और भी बहुत सारी लेकिन चीज़ें होती हैं रईस साहब राजनीति इस में। मजे मजे में देश का सत्यानाश हो रहा है वो देश बर्बादी की तरफ जा रहा नागपुर वाले कर रहे हैं। इसका सत्ता से कोई, दिल्ली है की अच्छा सत्ता से ताल्लुक नहीं है। नागपुर वालों की सत्ता का जहाँ जहाँ एग्जैक्टली कायम है, जिन राज्यों में कायम है, उनको कोई काम करने पड़ते हैं। तो नागपुर की सत्ता जो है, मतलब परवेज साहब देश आपने पे बहुत बड़ी बात कह दी देश पे कि देश पे देश पे आज बीजेपी का नहीं आरएसएस का है देश पे प्रधानमंत्री मोदी है, लेकिन सत्ता जो है नागपुर की है। बस। तो वो एंजॉय कर रहे हैं नहीं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो जेन्युइन पर्सन है, देखें। जी नहीं ये बहुत बड़ी बात कही उनकी आपने उनकी कि तरबियत ऐसा है नहीं परवेज उनकी साहब तरबियत मेरी बात सुन लो जरा। उनकी तरबियत चूंकि आरएसएस में हुई, इसलिए वो चीज़ों को छिपाते हैं। और एक ढकोसला, जैसे वेलकम फिल्म में था कि इन्होंने इतनी उसकी टांग तोड़ दी कि वो ये गुब्बारे इसलिए फुला रहे हैं, तो उन्होंने एक आडंबर अपने आसपास रच रखा है लोगों को भयभीत करने के लिए। कि ऐसा नहीं किया तो प्राइम मिनिस्टर वो खफा हो जाएंगे। भाई जो है, वेलकम फिल्म देखते हैं आप? जी जी बिल्कुल देखिए अनिल कपूर और बहुत बहुत अच्छी कॉमेडी भी है उसमें वो उनके आसपास जो दायरा है वो वेलकम फिल्म वाला है, नाना पाटेकर और अनिल कपूर वाला। जी तो हमारे सत्ता में, हम सत्ता की नहीं कह रहे, हम बस ही समझा रहे हैं। जी जी तो एक एक नाना पाटेकर है, एक अनिल कपूर है। जी साहेब और शाह जो है, एक नाना पाटेकर है और एक अनिल कपूर है। और उन्होंने अपने एडवोकेट जो दायरा बनाया हुआ है, जो लोग खड़े हुए हैं, वो तंगड़ा लंगड़ा नहीं है, वो दौड़ रहा होगा बाद में, जैसा आपने फिल्म में देखा होगा। जी तो एक वैसी ख्याली ख्याली इन्होंने बनाया हुआ है, डराने के लिए, धमकाने के लिए। लोग डर जाते हैं, सत्ता से तो वैसे डर जाते हैं, हुकूमत की ताकत इतनी हुई वैसे डर जाते हैं। तो इन्होंने अपनों को डराने के लिए सब बनाया हुआ है, अपनों को। आज आरएसएस का कंट्रोल इतना नहीं है मोदी के ऊपर, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी को होता था, अडवाणी को होता था और अब होता था। लेकिन सरकारों पर कंट्रोल पूरी तरह आरएसएस का है, जैसा वो चाहते हैं वैसा होता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी क्या करना है, उन्हें तो एंजॉय करना कर रहे हैं। अगले साल वो राष्ट्रपति बन जाएंगे। ये भविष्यवाणी है अरे आपकी मैं तो दावे से कह रहा हूँ ना, मोदी इस जीते जी जीते जी भारत में सत्ता से बेदखल नहीं होंगे। चाहे अपोजिशन एड़ी चोटी की जोर लगा ले कुछ भी कर लो आप। ये आसार दिख रहे हैं हाँ, पुलिस आसार दिख रहे कुछ हैं भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, सत्ता से बेदखल नहीं होंगे। सेना सड़कों पर उतारनी पड़े, इमरजेंसी लगानी पड़े, मार्शल लॉ लगाना पड़े, कुछ भी करना पड़ जाए, सारी संस्थाओं को अवरोध करना पड़ जाए, प्राइम मिनिस्टर मोदी सत्ता से बेदखल नहीं होंगे। आप लिख के रख लें इस बात को। आप चुनाव में हरा नहीं सकते। टोटल सब कुछ कंट्रोल है। बाकी अब क्या करेंगे? अब ये कॉकरोच या जनता जो है जी वो मैम घरों में घुस जाए, धर्मेंद्र प्रधान के, प्राइम मिनिस्टर के, गृह मंत्री के, राष्ट्रपति भवन में, तो वो एक अलग बात है। कॉकरोच अगर गली 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 से निकलना शुरू हो गए, 25-30 करोड़ कॉकरोच है कांग्रेस जनता जिनको, पार्टी के हाँ, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है परवेज साहब अभिजीत मेरी के सुन ले, वो परसों आ रहे हैं हाँ, परसों आ रहे हैं। जिन्होंने डिफाइन किया था, मैं नाम नहीं लूंगा किसने किया था, जिन्होंने डिफाइन किया था यूथ को, भारत के बेरोजगारों को जी कॉकरोच कह करके, वो उन्हीं के यहाँ घुस जाए तो क्या कर लेंगे वो? ये 25-30 करोड़ कॉकरोच अगर गली गली से, कोने से, घरों से, सड़कों से होते हुए दिल्ली की तरफ, फिर क्या होगा? मार्च कर जाए
और ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखा समस्या बहुत है। उन्होंने ऐसा प्रेस क्लब ऑफ फिलहाल इंडिया में एक फिलहाल प्रेस फिलहाल कॉन्फ्रेंस रखी है, जो मैंने खबरें देख रहा मैंने था। भी देखा। मैं बस इतना कहूँगा, फिलहाल ऐसा नहीं होगा, लेकिन विद इन ईयर, अब चूंकि जनता के सर से पानी ऊपर जा रहा है, हाउ कैन यू से कॉकरोच, द पर्सन हु सेड कॉकरोच टू द यूथ, अनएम्प्लॉयड यूथ, हाउ कैन यू से, हु आर यू मैन? एग्जैक्टली, हाँ कौन हो, कैसे कर सकते हो? इस तरह की टिप्पणी हाँ नहीं कर सकते, शोभनीय है, अविश्वसनीय, बिल्कुल नाकाबिल यकीन। कोई नहीं कर सकता, कैसे भी नहीं। एग्जैक्टली। और जो संस्थाएं, सेना है और है वो अपने अपने दायरे में रहे। अब राहुल गांधी का एक वीडियो कल देखो मैंने सर, जी। तो बता रहे हैं कि हमारे तो अंदर से जानकारियां मिल रही हैं, वो भेज रहे हैं इंफॉर्मेशन के अंदर भूचाल आया हुआ है संस्थाओं में। ये उन पे बाकायदा इंफॉर्मेशन आ रही हैं। चुनाव आयुक्त के घर में घुस जाए जाकर के, कल परसों 6 तारीख को 2-3 हजार लोग क्या करेंगे वो, और ऐसा हो सकता है। देखें, बर्ता क्या ना करता, सीधी बात है नौशाद साहब, बर्ता क्या ना करता, दाल नहीं, चावल नहीं, चीनी नहीं। ये भाई देख के चलो ना, नहीं, वो एक फिल्म में पुरानी, उसका गाना है। अच्छा, कुछ भी नहीं है, लोग है ही नहीं, इत्तेफाक से नहीं है। खरीदने खरीदारी की जो कैपेसिटी खत्म हो गई, लोगों पे खरीदारी के लिए पैसा नहीं है, सामान खरीदने के लिए है ही नहीं। देश की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। और लोग वीडियो बना कर डाल रहे हैं कि साहब वो भूसा कैसे खाना है, तो कुछ दिन बाद, अभी तक तो गौमूत्र और गोबर का सुनते थे, वो मैंने साहब वीडियो देखा तो भूसा, वो ट्रेनिंग दे रहे हैं भूसा कैसे खाना है, तो कल को टट्टी खाना भी सिखाना शुरू कर देंगे। अकल के अंधे हैं, बहरे गूंगे हैं वो। यस, कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको डिफेंड करना अपने को, तो आदमी हद से ऊपर पहुंच जाता है। आप बताइए, मतलब इस तरह के अंधविश्वास को फैलाना, अंधविश्वास की बात ही नहीं है यार, आप जो है डिफेंड कर रहे हो कि ये जो हो रहा है, हम 500 रुपये लीटर में तेल लेंगे, तो ले लो, सबको सूली चढ़ा दो, आप ले लो, आप पे पैसा है। 2-3 कोई 7-8% जो देश में एलिट क्लास बनाई है, अंडानी अंबानी वाले, जिन पर सारा दौलत है भारत का, बिल्कुल सारा पैसा उन्हीं पे। बिल्कुल, मैं वही कह रहा था अपने साहब कि मतलब 2-3 अपने विश्वसनीय लोगों के हाथ में सारी दौलत और सब कुछ उनके हाथ में दे दो, और 95% देश की जनता के हाथ में कटोरा दे दो, भिखारी बना दो, और फिर आप मतलब आजीवन, पूरी जिंदगी आप अपने देश पर, अपने मुल्क पर राज कर सकते हैं। नहीं चलेगा, उसी पैटर्न नहीं चलेगा, ये उसी पैटर्न में चल रहा है देश। पहले यही चला, हजारों हजार साल भारत में यही चला। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 1 सदी नहीं, 2 सदी नहीं, कई हजार साल तक यही चला कि सबको असहाय बना के रखो, अपने ऊपर निर्भर रखो। ये राजाओं ने कोई खेती करी थी, कहीं फैक्ट्री चलाई थी? बिल्कुल, उनका पैटर्न ये था। नहीं, ये हवेलियां जो बनी है, किले बने हुए हैं, आपने राजस्थान चले जाओ, मध्य प्रदेश चले जाओ, कहीं भी, ये राजा ने कम से को क्या करा था, कोई खेती वेती करी थी? जी, ये अब